तो इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है? ये दिख रहा होगा वैसे आप लोगों को, ठीक है। इंटर हैलोजन यस। कंपाउंड में क्वेश्चन क्या आता है, देखो बनता कैसे है। देखो, इंटर हैलोजन का मतलब होता है जब दोनों चीज क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी दो हैलोजन आपस में कंबाइंड होंगे, तो उसे कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इसमें कौन कौन सी चीज बनती है, देखो जैसे हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाना है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में 4 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं। जैसे एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स-3, एक्स एक्स-5 और एक्स एक्स-7। ठीक है, तो ये टाइप्स है। ये किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। यहाँ पे +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या है, पहले इंटर हैलोजन कंपाउंड किसे कहते हैं? इंटर हैलोजन का मतलब जब दो डिफरेंट हैलोजन आपस में कंबाइंड हो जाते हैं उसे कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। जब दो डिफरेंट हैलोजन आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, टाइप्स में आपको बता दिया 4 टाइप्स होते हैं। अब ये बनता कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, जैसे क्लोरीन है Cl2 प्लस F2, ये डायरेक्ट कंबाइंड होगा 437 केल्विन पे, तो क्या बन जाएगा? ClF। ठीक है, तो ClF बन गया, तो एक Cl है एक F है, दोनों अलग अलग है, इसे कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। दूसरा Cl2 प्लस 3F2, अब देखो क्वांटिटी आपने बढ़ा दी, रेशियो बढ़ा दिया, तो दूसरा कंपाउंड मिलेगा ClF3। अब F की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो यहाँ 3 हो गया। ठीक है, और टेम्परेचर हो गया 573 केल्विन। ऐसी नेक्स्ट है I और Cl। अगर वो कहता है इक्विमोलर है, यानी दोनों के बराबर मोल है, तो फिर 1 1 ही बनेगा, 1 1, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम है। जैसे आपने उसे एक्सेस किया, ज्यादा कर दिया, तो फिर क्या होगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पहले 1 था, अब 3 में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके बेस पे आप उसको बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है देखो Br2 प्लस F2, Br2 प्लस F2। अब 3F2 लिया आपने एक्सेस में और डाइल्यूटेड विद वाटर, डाइल्यूटेड विद वाटर, तो ज्यादा अमाउंट लोगे तो ज्यादा बनेगा, तो Brf3। तो ज्यादा अमाउंट फ्लोरीन का लोगे तो ज्यादा फ्लोरीन बनेगा, कम अमाउंट का लोगे तो कम बनेगा। दोनों का इक्विमोलर लोगे तो दोनों एक एक बनेंगे। और ऐसी Br2 प्लस 5F2, अब आपने और ज्यादा ले लिया फ्लोरीन, तो क्या होगा, फिर ज्यादा फ्लोरीन बनेगा, Brf5। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपके पास कि जो H2 है, सॉरी I2 है, हैलोजन कंपाउंड है, और एक है इंटर हैलोजन कंपाउंड, इसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? इसे कहते हैं हैलोजन, जब दोनों सेम हो। और जब दोनों डिफरेंट हो उसे कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इसमें से बताओ जरा मुझे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, विच वन इज मोर रिएक्टिव। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका बोर्ड में, विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड व्हाई। तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा और क्यों होगा? तो इंटर हेलोजन शायद। इंटर हैलोजन, ओके। और इसके अलावा? आयोडीन। आयोडीन, ओके। एंड नेक्स्ट? तो इसका आंसर इंटर हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है, इसका आंसर है इंटर हैलोजन कंपाउंड, याद कर लो अब इसे। इंटर हैलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है हैलोजन कंपाउंड से। कैसे? देखो आई है और Cl है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, Cl का ज्यादा चार्ज होता है, इसका कम चार्ज होगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ये बॉन्ड होता है ये वीक हो जाता है। बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, जबकि आयोडीन में क्या होता है, दोनों बराबर के हैं,
दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, पावर बराबर है, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा। अब ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, लेकिन खींच नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दोनों की पावर बराबर है, तो बीच में रहेगा, तो ये टूटेगा नहीं, ये जल्दी से नहीं टूटता बॉन्ड। ठीक है। और इसमें पोलैरिटी की वजह से चार्ज आ जाता है, उसे कहते हैं पोलैरिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, और डिफरेंस होगी तो क्या होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, पोलैरिटी आ जाएगी, और पोलैरिटी आने की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, इजीली ब्रेक डाउन। इसीलिए इंटर हेलोजन कंपाउंड होता है जो, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू हेलोजन कंपाउंड। याद रहेगा ये? यस सर। ओके। अब याद करना आपने, अब यहाँ से हम लोग याद करने के स्टेप में आ जाएंगे, क्योंकि ये हम लास्ट स्टेज में आ गए हैं, तो अब हम याद करेंगे इसे। अब देखो कौन कौन से कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड कौन कौन से हैं? जैसे ClF, ClF है जो कलरलेस गैस होती है। फिर BrF, पहले वन वाला ले रहे, देखो दोनों वन वन है, तो ClF, BrF, ये होता है पेल ब्राउन गैस। IF, ये होता है डिटेक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। और ये BrCl, ये गैस होती है। ICl, ये होता है रूबी रेड सॉलिड, अल्फा फॉर्म में, बीटा फॉर्म में, ब्राउन रेड सॉलिड। और IBr होता है ब्लैक सॉलिड। ठीक है, तो ये वन वाले हो गए। अब थ्री वाले कौन से? देखो ClF3, इसमें ध्यान रखना, जैसे एक्स एक्स डैश है, तो दोनों की क्या खास बात है? जैसे ये वाला है, इसका साइज होना चाहिए बड़ा, लार्ज साइज। दूसरा क्या होना है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। दूसरा ये वाला है जो यहाँ है, देखो पीछे लिखा है, इसका ठीक अपोजिट, ये स्मॉल साइज होना चाहिए। ठीक। और दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपने गलती से क्या कर दिया, फ्लोरीन पहले लिख दिया और Cl3 बाद में लिख दिया, तो ये कंपाउंड बनेगा नहीं, क्योंकि F है जो, वो सेंटर एटम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और आपने उसे बड़े साइज में रख दिया। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और आपने उसे क्या किया, लेस में कर दिया, तो ये कंपाउंड नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो दोनों की खास बात है, जो एक्स है आपका वो कैसा होना चाहिए, लार्ज साइज में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। दूसरा जो एक्स डैश है वो स्मॉल साइज होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ देखो Cl और F, तो आपको पता है Cl का साइज बड़ा है F से, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है Cl से, इसीलिए पॉसिबल है। तो ICl3 कलरलेस गैस, इसका शेप होता है बेंट या टी शेप होता है। कैसे पता चला? देखो Cl होता है, उसके बाहर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और F3 मतलब तीन वो बॉन्ड पेयर बना रहा है, 1 2 3, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास। तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि दो बॉन्ड पेयर, सॉरी दो लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, तो इसका शेप होता है टी शेप। टी शेप मतलब जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये Cl यहाँ पे, एक ऐसा F, दूसरा F, तीसरा F, टी जैसा दिखेगा ये, तो इसलिए इसे कहते हैं टी शेप। और इसको पता कैसे चलेगा, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, देखो 1 2 3, इन सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और 2 लोन पेयर, तो ये टी शेप। ऐसी सेम है किसके साथ, BrF3, IF3, ClF3, सबका टी शेप हो जाएगा, सेम है, क्योंकि सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो उनका शेप भी सेम हो जाएगा। उसके बाद IF5। ठीक। IF5 में क्या होगा, देखो IF5, BrF5, ClF5 कलरलेस गैस होती है, और ये सॉलिड होती है बिलो 77 केल्विन टेम्परेचर पे, जबकि BrF3 कलरलेस लिक्विड और ClF3 कलरलेस लिक्विड। तीनों का शेप सेम होता है। देखो शेप कैसे निकालेंगे, IF5, तो I के बाहर होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसमें से 5 F लगे, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 5 बॉन्ड पेयर हो गए, और 5 इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डेड हो गए,
7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर बच जाएगा, तो लोन पेयर एक और 5 बॉन्ड पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो, अगर लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर है 5, तो इसको कैसे दिखाएंगे, जैसे आई ए 1 2 3 4, तो इसे कहते हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर बन जाता है देखो, पहली चीज। फिर उसके बाद पिरामिडल, ये एफ, और यहाँ पे लोन पेयर, तो इसे कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये सारे के सारे एक जैसे होंगे 1 2 3, तो शेप भी ध्यान रखना इसका, स्क्वायर पिरामिडल। पता कैसे चलेगा, ये बनेगा 3 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो उसे कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट है IF7, इसमें केवल एक ही कंपाउंड होता है बस, बाकी नहीं होते, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसीलिए 7 फ्लोरीन इसके आसपास आ जाते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा क्लोरीन, तो क्लोरीन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो बड़ा है तो इसके अराउंड में नहीं आ पाता, इसीलिए क्लोरीन ब्रोमीन पॉसिबल नहीं है। केवल एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, इसीलिए, ठीक है। अब देखो IF7 है, कलरलेस गैस होती है। अब इसमें क्या होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अराउंड में, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, किसका, आयोडीन का, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब क्या होगा, आयोडीन यहाँ पे होगा, इसको कहते हैं पेंटागोनल, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लो इसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे, ये 1, तो ये पेंटागोनल हो गया। बाई पिरामिडल का मतलब एक ऊपर से एक नीचे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसे कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल क्यों, एक ऊपर है एक नीचे है 90 डिग्री में, और पेंटागोनल क्यों, क्योंकि दिखता है पेंटागोनल की तरह, तो इसलिए इसका शेप हो जाता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये शेप को याद कर लेना आप लोग, कंपाउंड को और शेप को। इसमें कोई डाउट बताओ, एनी डाउट, नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना, यस ओके। सर। तो इसके बाद आता है आपके पास, इसके बाद है, बस अब है नोबल गैस 18, वो भी अभी खत्म हो जाएगा, बस केवल एक पीरियड लगेगा, मतलब 1 घंटे में ही खत्म हो जाता है। एक चीज है इसमें कोवलेंट करेक्टर का, ऑल कोवलेंट मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं ये कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक का मतलब होता है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड डाई मैग्नेटिक, ठीक। वोलेटाइल सॉलिड होते हैं या लिक्विड, वोलेटाइल का मतलब इजली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स फॉर्म, इजली कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, जल्दी से क्या होते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सॉलिड या लिक्विड होते हैं एक्सेप्ट ClF, ClF होता है जो, वो गैस होता है, तो कैसे चेंज होगा, वो तो गैस ही है खुद। जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो चेंज होंगे वेपर से, यानी गैस फॉर्म में, ठीक है, तो इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद है इसमें कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जनरली वो इंटरमीडिएट होती है, किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट हेलोजन से, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैंने कहा Cl और F, इन दोनों को मिला के मैंने कंपाउंड बना दिया ClF। अब उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच का होगा। सपोज इसका 100 है और इसका है 150, तो इन दोनों का प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 2, यानी 125 के आसपास, तो 125, यानी दोनों के मिडिल का, जो ज्यादा है उससे थोड़ा कम और जो कम है उससे थोड़ा ज्यादा, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके पार्टिकल है जिससे वो बना है उसके एवरेज का के आसपास होता है, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट होता है ये। अब इसके बाद है आपके पास
कि जो मैंने आपको कहा था, देखो कि एक्स एक्स बॉन्ड होता है जो, वो वीकर होता है, ध्यान रखना। जैसे ClF बॉन्ड होता है, ये वीकर होता है किसके कंपैरिजन में, Cl के, या F के कंपैरिजन में। जो ClF का बॉन्ड होगा वो क्या होता है, वीक होता है, तो जल्दी टूट जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये कम रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होता है जो हेलोजन होता है, और जो इंटर हेलोजन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। और लास्ट टेस्ट में जैसे आप इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये क्या करता है, अलग अलग कंपाउंड बनाता है। जैसे मैंने कहा ClF है प्लस H2O, तो ये क्या करेगा, एक बनाएगा HF, दूसरा बना देगा HOCl। तो इस तरीके से कंपाउंड बना देता है। जब भी आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जो ये है वो H के साथ जाएगा, जो Cl है वो इसके साथ जाएगा, मतलब जो बड़ा साइज है वो जाएगा HO के साथ, और जो छोटा है वो जाएगा F के साथ। जैसे H प्लस OH माइनस, और इसका आपको पता है ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और जो माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास। तो H के पास कौन जाएगा, जो ये छोटा वाला है जिसका साइन माइनस है, और जो बड़ा वाला है वो किसके पास जाएगा, वो H के पास। तो ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसको ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हो गया। अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पे अपने, हेलोजन सॉरी नोबल गैसेस। ठीक, नोबल गैसेस। ये देखो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वही इसने यहाँ पे पूछ दिया क्वेश्चन, कि व्हाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन I2। वही क्वेश्चन है देखो। तो आपने क्या आंसर देना है, पहला जो ICl बॉन्ड होगा ये वीक होता है, इसके कंपैरिजन में I बॉन्ड के कंपैरिजन में। रीजन क्या है, इसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो चार्ज डेवलप हो जाता है, तो इसमें आ जाती है पोलैरिटी। पोलैरिटी की वजह से ये वीक हो जाता है। और पोलैरिटी कैसे आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ को, क्लोरीन, तो क्लोरीन खींचेगा तो ये जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसमें क्या दोनों बराबर के हैं, अब ये खींचेगा ये इधर खींचेगा, लेकिन बीच में रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इंटर हेलोजन के कंपैरिजन में। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। अब देखो लास्ट आ गया हम लोग ग्रुप 18। बहुत छोटा सा ही है ये, अभी 25 मिनट लगेंगे बस इसमें, 20-25 मिनट में ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर सारे। तो ग्रुप 18 है, कौन कौन से हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हीना, नीना और करीना जैसी रानिया। हीना, नीना और करीना जैसी रानिया। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक, तो ये इसके नाम हो गए, हीना, नीना और करीना जैसी रानिया। ठीक, तो ये इसके नेम हो गए, और ये सारे गैसेस होते हैं। ठीक है, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये नोबल गैस होते हैं। और इसका रीजन क्या है, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और इसीलिए रिएक्शन नहीं करते हैं। तो पहले ये माना जाता था कि जो नोबल गैस होते हैं वो रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है, रिएक्शन ही नहीं करते, लेकिन एक साइंटिस्ट आया और उसने कोइंसिडेंटली एक वर्क किया, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले देखो अक्रेंस में देखते हैं कि जितने भी गैसेस होते हैं रेडॉन को छोड़ के, क्योंकि रेडॉन क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है ये। और रेडियो एक्टिव उसे कहते हैं जो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और इससे 3 तरह की रेस निकलती है, अल्फा बीटा गामा। जितने भी जैसे यूरेनियम, न्यूक्लियर बम वगैरह होते हैं उसमें ये आ जाता है। ठीक है, ये हाईली एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिससे बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। जैसे यूरेनियम है वो भी रेडियो एक्टिव होता है, तो वो बम का काम करता है, तो इस तरीके से भी ये भी होते हैं। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में होते हैं प्रेजेंट। तो जो एटमॉस्फेरिक एबंडेंस होता है वो लगभग 1% बाई वॉल्यूम होता है ऑर्गन का। ठीक है, इसके अलावा हीलियम और
और भी गैस होती है इसमें, नियॉन वगैरह है। ये मिनरल्स में होते हैं ऑफ रेडियो एक्टिव ऑरिजिन्स। ठीक है, तो इसमें देखो ये रेडॉन है, इसका न्यूक्लियर रिएक्शन करता है। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब न्यूक्लियस ही चेंज हो जाएगा। 88 और 226 है, तो ये डिसइंटीग्रेट होता है और क्या बना देता है, रेडॉन 86, और ये 222 प्लस हीलियम। ठीक है, तो इस तरीके से रेडॉन बन जाता है ये। तो ये क्या है, आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड होती है, लेकिन आ, ये लेस अमाउंट में होते हैं, इसलिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होता कुछ। अब देखो इसके कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड से पहले इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवा दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी शॉर्टकट ट्रिक को हम यूज़ करते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ। हीना, नीना और करीना जैसी रानियाँ। ठीक है, इसके लिए हीलियम का होता है 2, 2 का मतलब 1s2। बस इसके बाद फिर जो नियॉन होगा इसमें फिर आपने क्या करना है, नोबल गैस ही लिख देने दोबारा। हीना, नीना और करीना। ठीक है, जैसी। ठीक, अब ये फुली फिल्ड होगा, जैसे एन ई क्या है, 10 है, तो 10 का मतलब 28 फुली फिल्ड है, तो लास्ट में क्या होगा, 2s2 2p6। तो यहाँ पे लिखना आपने 2s2 2p6। अब 2 के बाद 3s2 3p6, फिर 3 के बाद 4s2 4p6। लास्ट में सेम रहता है सब में, बस नंबर बदलते जाओ। 4 के बाद 5s2 5p6, फिर 6s2 6p6। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, नोबल गैसेस। अब देखो 1 2 3 तक तो कुछ नहीं होता। जहाँ पे 4 आएगा उससे पहले मैंने आपको बताया 3d10 लगा दो। 5 आएगा उससे पहले लगा दो 4d10। और जहाँ पे 6 आएगा उससे पहले 2 लगाने। 4 है 14, 5d10। बस, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है और सब एक जैसा है, पहली चीज। दूसरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है इसकी, वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, क्योंकि स्टेबल होता है ये। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, सॉरी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब इसकी स्टेबिलिटी फुल है, ये हाईली स्टेबल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। और अगर आप निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, वेरी हाई एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, हाई। पहली चीज। दूसरा, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आई डिक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप। ऐसी एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो इसकी होती पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी है ही नहीं, क्योंकि तो स्टेबल है ना, इसको तो इलेक्ट्रॉन जरूरत ही नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन गेन करोगे अब। ठीक है, जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, तो जब जबरदस्ती करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब आप हीट सप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू प्लस होती है। तो यानी इसकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती ऐड करवाने के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस की लार्ज पॉजिटिव होती है। और एक वर्ड और आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी जीरो होती है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को एफिनिटी यानी अट्रैक्ट करना, तो इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जीरो हो जाएगी। दोनों में ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस होगा जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगी, ठीक। तो इसमें उनको कंफ्यूज अट्रैक्ट मत होना, करने की टेंडेंसी। जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा ना वो तो स्टेबल है, ठीक। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखो फिजिकल एफिनिटी मींस प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने। हाँ देखो दोनों अलग है। वैसे जनरली आपको क्या होता है जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to an isolated gaseous atom। अब यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसीलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लार्ज पॉजिटिव। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जैसे 500 और प्लस 700, तो जो 700 है उसके लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। 500 मतलब 500 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, ठीक है। बताओ आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा तो जीरो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा तो लार्ज पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके। अब देखो, अब आपने टेस्ट देने हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं आपको इसका पेपर देता हूँ और मुझे टेस्ट करके से भेजो आपने कितना सीखा है इसे, ठीक है। उसी से मुझे आइडिया लगेगा, फिर जो करेक्शन करने फिर हम उसे करेक्ट करेंगे। अब आता है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में देखो मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक मतलब सब सिंगल फॉर्म में होते हैं, डबल में कोई नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। इसका ना तो कोई कलर है, ऑर्डर है, टेस्ट है, कुछ भी नहीं है। तीसरा, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, वाटर में बहुत ज्यादा कम सॉल्युबल होंगे। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसके बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स होता है, ध्यान रखना। जब भी जिनॉन है, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ध्यान रखना, वो है वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैंने आपको कई बार बताया। और ये किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। जितना साइज ज्यादा होगा वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यानी अगर मैंने कंपैरिजन करूंगा कि हीलियम है और ये नियॉन है और ये आर्गन है, तो किसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। आर्गन के बाद क्रिप्टन, जिनॉन, ठीक है। तो ये इंक्रीज होता जाएगा टॉप टू बॉटम, ठीक। इसीलिए उसने लिखा है देखो कि हीलियम का सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्लियर है ना? अब वो कहता है, देखो क्वेश्चन ये आया भी है कि नोबल गैस है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, वाई? नोबल गैस हैज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, वाई? तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर है, ये देखो लिखा है, नोबल गैस बीइंग नो मोनो एटॉमिक हैव नो इंटर एटॉमिक फोर्स एक्सेप्ट वीक डिस्पर्सन फोर्स। ये वैंडरवाल फोर्स का ही टाइप है जो सबसे वीक होता है, इसे लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। तो दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, तो जल्दी टेम्परेचर में क्या होगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, इसी इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये फिनिश की तरफ चला जा रहे हैं हम।
थोड़ा सही है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये क्या होता है, नोबल गैस लीस्ट रिएक्टिव होता है या जनरली अनरिएक्टिव होता है, ठीक। लेकिन इसमें एक साइंटिस्ट आया था, उस साइंटिस्ट का नाम था नील बार्टलेट। उसका नाम क्या था, नील बार्टलेट। अब इसने क्या किया 1962 में, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दी, किससे, PTF6 से एक रिएक्शन करवा दी इसने। अब जब इसने रिएक्शन कराई तो इसके बाद इससे कंपाउंड बना O2 और PTF6-, ठीक है। तो यहाँ पे उसने देखा कि जो ऑक्सीजन होता है इसका आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है, किसके बराबर है, जिनोन के बराबर है। जिनोन की आयनेशन एंथैल्पी और ऑक्सीजन की यहाँ पे एंथैल्पी बराबर है। उसने बोला कि अगर ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है तो फिर जिनोन क्यों नहीं कर सकता। फिर उसने यही एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया, जिनोन के साथ किया। फिर वो जिनोन उठाया उसने और फिर उसने इसी के साथ रिएक्शन किया, तो देखा उसने कि तो रिएक्शन हो गई है, ठीक है। और वही कंपाउंड बन रहा है जैसा किसके साथ हुआ था, ऑक्सीजन के साथ हुआ था। तो फिर उसने कहा कि जिनोन या नोबल गैस भी क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। और यहीं से स्टार्ट हुआ और तब लोगों ने ध्यान दिया और फिर देखा कि जिनोन बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तब लोगों का ध्यान गया कि नोबल गैस भी रिएक्शन कर सकता है। तो अब रिज्वाइन करो क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। अब इसका रिएक्शन हम करते हैं।